क्या हाल है। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा। आज मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में एक्सप्लेन्ड सीरीज में, जिसमें हम एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, आज बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये वो कंसेप्ट्स हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके साथ डिस्कस किया जाए। ह्यूमन फिजियोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं नीट एंट्रेंस में। आप लोगों ने मुझे कुछ लिस्ट बना के भेजी है और मैं बहुत जल्दी बहुत सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक्सप्लेन वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए बहुत जल्दी से शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि करीब 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। इतना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्या बात है कि हीमोग्लोबिन की इतनी जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आंसर ये है कि ऑक्सीजन पानी में आसानी से डिसॉल्व नहीं होती, इसीलिए उसको कैरी करने के लिए पिगमेंट चाहिए और ये पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। पानी में आसानी से ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होती, इसीलिए पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स का जो रेस्पिरेशन होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें पानी में से क्या निकालनी है? ऑक्सीजन निकालनी है। आप एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% है। सो पहली बात तो हमें यह समझ में आ गई कि क्वेश्चन नंबर 1 एग्जामिनर हमसे क्या पूछ सकता है। दूसरा एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि कुछ हीमोग्लोबिन के बारे में बताइए। तो आप ये कहेंगे कि एडल्ट में जो हीमोग्लोबिन है, इस प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हैं, 2 तरह की हैं। 4 चेन हैं, 2 तरह की हैं। ध्यान दीजिए बेटे, टोटल नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स 4 हैं। इनकी टाइप कितनी है? 2 है। 2 चेन्स अल्फा हैं, 2 बीटा हैं। हर एक चेन पे, तो मान लीजिए ये अल्फा चेन है और ये बीटा चेन है, तो हर एक चेन पर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इस प्रोस्थेटिक ग्रुप को हीम कहा जाता है। सो हीम क्या है बेटे? हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो हीम को हमने क्या कहा? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और हर एक ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड पर आपने देखा कि एक प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच है। इस पर अटैच है एक आयरन, फेरस आयरन, और हर एक आयरन पर लूजली और रिवर्सिबली एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बाइंड कर सकता है। सो 2 क्वेश्चन यहां पर बहुत जरूरी हो गए। ऑक्सीजन का बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से ये लूजली और रिवर्सिबली है। बहुत वीक बॉन्ड बनता है बेटे। इट बाइंड्स टू अ कोऑर्डिनेशन वैलेंसी ऑफ फेरस आयरन। क्योंकि ये चीज इसलिए जरूरी है कि जितनी आसानी से लंग्स पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पिक करे, उतनी ही आसानी से टिश्यू पर जाकर के रिलीज करे, नहीं तो इसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हीमोग्लोबिन यहां पर ऑक्सीजन इसलिए पिक कर रहा है ताकि टिश्यू की जरूरत को पूरी कर सके। वहां पर अनलोड करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये लूजली और क्या होना चाहिए? रिवर्सिबली होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जिस टाइम पर हीमोग्लोबिन पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाएगा तो मैक्सिमली 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी करेगा। 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा। सो मैं एटम की बात नहीं कर रहा हूं। व्हेन फुल्ली सैचुरेटेड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। और जिस टाइम पर ये ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन से, सो हम ये कह रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस मॉलिक्यूल को HbO2 और इसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटे, यहां जो ये ऑक्सी शब्द है इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज्ड नहीं है। सो इट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड। अगर ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तो वो जो फेरस आयरन है वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगी, वो ऑक्सीजन कैरी ही नहीं कर पाएगी। उस तरह के हीमोग्लोबिन को मेथ हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसे मेथ हीमोग्लोबिन कहते हैं। और आप में से कई बच्चों ने पढ़ा होगा कि जो एक्सेसिव नाइट्रेट्स होते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, उनकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, उसमें मेथ हीमोग्लोबिनीमिया ही होता है। तो ये ऑक्सीडाइज नहीं है बेटे, ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड है। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि ऑक्सीजन क्या वजह है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन को बाइंड करेगी? वो क्या वजह है? सो आप ये कहेंगे कि प्राइमरीली
बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। आप ये कहेंगे जी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट वजह है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये वो चीज है जो डिसाइड करता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड करेगा या हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अनलोड होगा। लंग्स पर जब आप इनहेल कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर, उसमें ऑक्सीजन ब्लड में घुस रही है, वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा है और इस वजह से लंग्स पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पिकअप करता है और टिश्यू पे जब पहुंचेगा ये ब्लड तो वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, इसीलिए टिश्यू पर जाकर के इसको अनलोड करके डिलीवर करता है। सो सिंपल सी बात है, प्राइमरी फैक्टर क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लंग्स पर पिक क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। टिश्यू पर डिलीवर क्यों कर रहा है? आपने एक ही आंसर देना है, क्योंकि वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है। सो मैं आपकी एनसीईआरटी क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूं तो चलिए एनसीईआरटी को ही एक बार देख लेते हैं। ये 17.4.1 हमने जो अब तक डिस्कस किया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है और ये जो पिगमेंट है आरबीसीज में होता है। ये देखिए, ये शब्द देखिए, इसलिए मैं आपसे कह रहा था थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये रिवर्सिबल मैनर, यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यहां से असर्शन रीजन क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है अब आप इस शब्द को नजरअंदाज नहीं करेंगे। फिर आपने एक और चीज हमने देखा कि मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। सो देखिए 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 है और हमने इस मॉलिक्यूल को HbO2 कहा, HBO नहीं कहा। हम जानते हैं ये फिल्म देखने का चैनल नहीं है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली, देखिए ये शब्द आ गया, इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये बात आपको अब तक समझ में आ गई? ये जो 4-5 लाइन में आपसे नीट में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। चलिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए बड़े ध्यान से। जिस टाइम पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पिक करता है तो एक छोटी सी चीज एक एनसीईआरटी के बाहर बता रहा हूं, रेयरली पूछी जाएगी लेकिन फिर भी याद रखें तो बहुत अच्छा है। हीमोग्लोबिन जब पहली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पिक करता है तो दूसरे को और आसानी से पिक करता है, तीसरे को पिक करने के लिए और आसानी होती है और चौथे को पिक करने के लिए सबसे ज्यादा आसानी होती है। इसे कोऑपरेटिविटी कहते हैं। इसकी वजह से कुछ चीज डिसाइड होगी, एक कर्व बनाएंगे हम, उसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। क्योंकि मैंने देखा कि ऑक्सीजन अपने पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन को बाइंड करती है तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि मुझे दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशन देखना चाहिए कि कितने पार्शियल प्रेशर पर ऑक्सीजन के कितना % हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है। और ये जो मैं कर्व बनाऊंगा इस कर्व को ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहा जाएगा। सो देखिए मैं यहां पर कर्व बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने ये कहा कि हम एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बना रहे हैं और इस तरफ हमने लिखा % सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये % सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है 10, 20, 30, 40, 50। थोड़ा सा देखिएगा कि इसमें क्या क्या वैल्यूज आपको याद रखने की जरूरत है, 90 और 100। और इधर आपने कहा कि ये पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, ये हमेशा mmHg में नापा जाएगा। आपने इसको कहा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। आपको जो पहला पॉइंट ढूंढना है वो लंग्स पर देखना है। लंग्स पर जो पार्शियल प्रेशर है वो करीब करीब 100 mmHg है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, आपकी एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है, वो 95 है। 95 mmHg पर 97-98% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है। फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम जो पहली वैल्यू लेंगे वो ये लेंगे कि करीब 100 mmHg पार्शियल प्रेशर पर करीब करीब 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है। और मैंने एक पॉइंट ये बना दिया, ये पॉइंट लंग्स पर हो रहा है। पॉइंट नंबर ए मैंने यहां पर थोड़ा लिख देता हूं और इसको हमने ये कहा कि करीब 100 mmHg पर 100% सैचुरेशन है। दूसरी चीज मुझे टिश्यू पर देखना है। टिश्यू पर पार्शियल प्रेशर, उसी टेबल को याद कीजिए, टिश्यू पर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 40 है और उस कोऑपरेटिविटी की वजह से समझिए कि 40 पर भी हीमोग्लोबिन करीब 75% सैचुरेटेड रहता है। सो ये हमने पॉइंट बी बनाया, ये पॉइंट टिश्यूज पर है। हमने ये कहा कि 40 mmHg पर 75% हीमोग्लोबिन क्या रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा।
तीसरी वैल्यू को मैं P50 कहूंगा। वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है जिस पर 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है, करीब 26.7 इस फिगर को कहते हैं। और यहां पर करीब करीब एक आप पॉइंट बना सकते हैं, ये पॉइंट नंबर सी, इस पॉइंट को आपने कहा ये P50 वैल्यू है। अब आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए, आप ध्यान से देखिए वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको यहां पर याद रखने जरूरी हैं। और उसके बाद में इमीडिएटली जब आप इनको जोड़ देंगे तो आपके पास एक सिग्मोइड कर्व आ जाएगा। सो मैं ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बना रहा हूं और मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ गए कि ये कर्व बना कैसे है। सो हम अपने स्कीम पर चलते हैं, अपने कलर पर। अब हमें कर्व समझ में आ गया कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बना कैसे है। अब आप इधर देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी में ये कर्व है। इन तीनों पॉइंट्स को हम यहां पर भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए ये करीब करीब 100 पर, इधर देखिए 100 पर ये पॉइंट आ गया, पॉइंट नंबर ए 100 पर 100। 40 पर देखिए बेटे, ये जो पॉइंट है करीब 75 पर आएगा। देखिए ध्यान से, ये पॉइंट नंबर 2 है। और P50 जो है बेटे वो करीब करीब आप देखिए ये पॉइंट है वो 26.7 पर आएगा। सो इस तरह से ये पॉइंट सी है। आपने ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बना दिया। आप इसकी शेप को एक्सप्लेन कर रहे हैं बाय कोऑपरेटिविटी। ये वो चीज है जो हमने एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर बोली। अब आप एक चीज समझिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन पर एनवायरनमेंट का असर पड़ेगा। एनवायरनमेंट का असर पड़ेगा, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा बेटे। एनवायरनमेंट का असर पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि ग्लोबिन की जो प्रॉपर्टी है, जो एफिनिटी है, जो ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी है, वो अलग अलग एनवायरनमेंट में चेंज होगी। किसी भी प्रोटीन के आसपास का टेम्परेचर और पीएच चेंज करेंगे तो उसका टर्शरी स्ट्रक्चर उस पर असर पड़ेगा। याद कीजिए बायोमोलिक्यूल्स, जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो बड़ा सेंसिटिव होता है बेटे, बड़े वीक बॉन्ड्स की वजह से बनता है और पीएच और टेम्परेचर का उस पर काफी असर पड़ता है। ये आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यहां पर भी जो ग्लोबिन है वो बेटे एक प्रोटीन है, उसका भी एक टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। और अगर उसके आसपास एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, अगर उसके आसपास एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, तब गड़बड़ ये होगी कि वहां पर जो ग्लोबिन है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी चेंज होगी और हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन को बाइंड करने की वो अलग हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको समझाया। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम यहां पर करते हैं। हम एक काम करते हैं, यहां पर ये जो है एक चीज देख लेते हैं कि यहां पर ये करीब करीब 100% सैचुरेटेड है, इसमें 20 ml ऑक्सीजन होती है। सो कलर चेंज कर लेते हैं। मैंने ये कहा कि जिस टाइम पर 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड है तो उसमें करीब 20 ml ऑक्सीजन है। सो इसको मैं यहां लिख देता हूं, 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड में 100% जितना भी हीमोग्लोबिन है करीब 15 ग्राम होता है। ये जो हीमोग्लोबिन है 100% सैचुरेटेड है, सब पर ऑक्सीजन अटैच है, तो इसमें करीब 20 ml ऑक्सीजन होगी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 100 ml ऑफ ब्लड, 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये टिश्यू में एंटर कर रहा है, इसमें 20 ml ऑक्सीजन है। सो हमने कहा यहां पर 20 ml ऑक्सीजन है। अब ये ब्लड जब टिश्यू में पहुंचा तो वहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का केवल 40 है। ब्लड में ये प्रेशर ज्यादा है, टिश्यू में कम है। इसका मतलब ऑक्सीजन ब्लड से निकल के टिश्यू की तरफ जाएगी, हीमोग्लोबिन कुछ ऑक्सीजन रिलीज करेगा। और यहां पर देखिए हमने कहा ये 45 है और ये 40 mmHg है और इस पर अभी भी 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है। सिंपल सी बात है कि 25% हीमोग्लोबिन अनलोड हुआ है। 20 ml का 25% बेटे 5 ml होगा। और ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि every 100 ml of oxygenated blood, every 100 ml of oxygenated blood can deliver, not carry, can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological conditions. Under normal physiological conditions 100 ml ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इतना जो हीमोग्लोबिन जो अगर पूरा सैचुरेटेड है तो 20 ml ऑक्सीजन है,
5 ml वो डिलीवर कर देगा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, तो जो वीनस ब्लड बाहर निकल रहा है टिश्यू से उसमें अभी भी 15 ml ऑक्सीजन होगा। स्ट्रेनस एक्सरसाइज में ये ऑक्सीजन भी टिश्यू को दी जा सकती है। 100 ml ब्लड में से मैक्सिमम 15 ml तक ऑक्सीजन निकाली जा सकती है। पर यह पॉसिबल कैसे होता है? पॉसिबल कैसे होता है कि अगर टिश्यू में जाने के बाद में एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, कुछ और फैक्टर हैं जो असर करते हैं ऑक्सीजन की बाइंडिंग को, हीमोग्लोबिन को, और वो फैक्टर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, अगर पीएच कम है, सो मान लीजिए एक टिश्यू में मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, सो टिश्यू में अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो उसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। 5 ml से काम नहीं चल रहा है, लेकिन उसके पास ज्यादा मेटाबॉलिज्म है, ज्यादा CO2 प्रोड्यूस कर रहा होगा। यह CO2 रिएक्ट करेगी वाटर से, H2CO3 डिसोसिएट होगा H+ आयन में, HCO3 में। H+ आयन की कंसंट्रेशन नेगेटिव लॉग, आप उसे पीएच कहते हैं। पीएच क्या होगी? कम होगी। एनवायरनमेंट कैसा होगा? एसिडिक होगा। और क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस होगी। ये तीनों फैक्टर समझिए। एक और एनसीईआरटी के बाहर की बात बता रहा हूं कि अगर 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट भी प्रेजेंट है, ये वो कंडीशंस हैं जिसमें हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के लिए वो कम हो जाती है। बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को प्राइमरीली बाइंड करती है अपने पार्शियल प्रेशर की वजह से, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, पीएच वैल्यू और टेम्परेचर इसके जो बाइंडिंग है उसको इन्फ्लुएंस करेगी। अगर CO2 बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर बेटे पीएच कम होगी, एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ेगा, तब ऑक्सीजन को अनलोड करेगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होगी। फिर समझ लीजिए, अगर टिश्यू में गया ब्लड और वहां पर नॉर्मल से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पर नॉर्मल से ज्यादा H+ आयन की कंसंट्रेशन है, वहां नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर है, तो ग्लोबिन की प्रॉपर्टी चेंज होगी, उसकी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो कम होगी और हीमोग्लोबिन टिश्यू पर ज्यादा ऑक्सीजन अनलोड करेगा। इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन में कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है। सो ये जो राइट शिफ्ट मैंने आपसे कहा, इसका मतलब एफिनिटी कम हुई है। एफिनिटी कम हुई है कैसे? देखिए बेटे, इसी 40% इसी 40 mmHg पर जो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर है, एफिनिटी कम होने की वजह से अब केवल 60% हीमोग्लोबिन क्या रह गया है बेटे? सैचुरेटेड रह गया है। इसका मतलब 40% हीमोग्लोबिन बजाय 25% के ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। तो क्या आप समझ गए कि ये राइट शिफ्ट का मतलब क्या है? राइट शिफ्ट का मतलब यह है कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो गई है। इसका क्या मतलब है कि सेम पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। जिस टाइम पर लंग्स पे पहुंचेंगे तो वहां पर CO2 कम होगी, वहां पर पीएच ज्यादा होगी। समझ रहे हैं एसिडिक और पीएच का रिलेशनशिप? और वहां पर टेम्परेचर कम होगा और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होगा। ये सारी की सारी जो कंडीशंस है, ये सारी की सारी कंडीशंस इस चीज को फेवर करेंगी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने। टिश्यू पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, पीएच कम होगा। सारी कंडीशंस इस तरह से एडेप्टेड है कि यहां पर डिलीवर हो, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है। इसको बोर इफेक्ट कहते हैं। हालांकि आपके लिए इतना जरूरी नहीं है नाम याद करना, लेकिन फिर भी याद रख सके तो बहुत बढ़िया है। सो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। अब अपनी एनसीईआरटी देख लेते हैं। सो अब हम ये देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या। हमने ये कहा कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन का जो प्राइमरी वजह है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, लेकिन इस पर असर डालता है PCO2, H+ आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर इसमें इंटरफेयर कर सकता है। सिग्मोइड कर्व हमें समझ में आ गया बेटे, हमें समझ में आ गया ये कोऑपरेटिविटी का क्या चक्कर है। हमें पता लग गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या है, हमें पता लग गया
गया पॉइंट ए बी सी क्या है, हमें पता चल गया कि P50 वैल्यू क्या है। मैं एनसीईआरटी की चीजें पढ़ता जा रहा हूं और आपको आने वाले क्वेश्चन बताता जा रहा हूं। और फिर एक बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए कि एल्वियोलाई में, देखिए बेटे बड़े ध्यान से, एल्वियोलाई में जहां पर अभी हमने क्या कहा, एल्वियोलाई में PO2 हाई है, तो हम यहां पर भी लिखते रहते हैं एल्वियोलाई में PO2 ज्यादा है, देखिए हाई PO2 है, PCO2 कम है, PCO2 कम है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन बेटे कम है, इसका मतलब pH ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, इसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। सो इसका मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी। लेकिन टिश्यूज में क्या हुआ बेटे, बोर इफेक्ट होगा। यहां पर लो PO2 है, पहली बात तो ये, और बाद में बाकी फैक्टर लिखिए। इंक्रीज्ड PCO2 है, ये बेटे आपको पता है बोर इफेक्ट की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर pH डिक्रीज है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, टेम्परेचर हाई है, ये एफिनिटी को कम करेगा और डिसोसिएशन होगा। एफिनिटी कम का मतलब उसी पार्शियल प्रेशर पर ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर होगी और ऑक्सीजन हटेगी हीमोग्लोबिन पे। तो कितना बढ़िया सिस्टम है, लंग्स पर हीमोग्लोबिन पहुंचेगा तो ऑक्सीजन को पिकअप कर लेगा, वहां कंडीशंस ऐसी हैं, और जब वो टिश्यू पे पहुंचेगा तो वहां कंडीशंस ऐसी हैं कि वहां पर हीमोग्लोबिन को डिलीवर कर देगा। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स, देखिए लाइन एनसीईआरटी की, सो एनसीईआरटी की लाइन देखिए, दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग्स एंड gets dissociated at the tissues। और ये मैं आपको बता चुका हूं, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर होता है। मैंने आपसे कहा स्ट्रेनस एक्सरसाइज में मैक्सिमम 15 ml तक ऑक्सीजन को निकाला जा सकता है। एक और वीडियो आप लोगों ने मेरे से मांगा है, वो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सो इस वीडियो को खत्म करते हैं, अगला जो एक्सप्लेन्ड है उसमें रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन आपको एक्सप्लेन करता हूं। तब तक आप इस कर्व को एक बार जरूर देखिए, आप समझिए कि इस कर्व में ऑक्सीजन का बाइंड क्यों करेगा, क्या क्या फैक्टर इस बाइंडिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे, लंग्स पर क्या कंडीशन है, कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको याद रखने को कहा है। तो बड़ी जल्दी मिलते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के साथ।